हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी समरी पे। तो आज से हम लोग रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए क्या करेंगे, साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। एक दिन में एक चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आज मात्रक और मापन हम लोग करेंगे शुरू से लास्ट तक। थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा सारे कठिन और आसान प्रश्न। जहाँ जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ उसको किया जाएगा। जहाँ न्यूमेरिकल लगाना है वहाँ न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। तो पहले तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आप लोगों का सिलेबस है। मैंने पीडीएफ बनाने के लिए जो फ़ोटो लिया था वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था, तो इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। पहला भौतिक जगत तथा मापन, शुद्ध गतिकी, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत विभव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे 2 बार लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, संचार व्यवस्था, प्रकाशिकी। बस केवल इतना ही आपके सिलेबस में है। बाकी जो मैंने ध्वनि के इधर लिखा है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। अगर फिजिक्स दिया है तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। और आप लोग समझिएगा, अगर एक ही वीडियो में सब समाप्त करना है तो हमको थोड़ा स्पीड में चलना होगा, स्पीड मेंटेन करनी होगी, तभी काम बन पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान शब्द से। विज्ञान जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। तो विज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के साइंटिया से। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा हम बोलेंगे। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा सूत्र E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर है, आपको याद ही करना है। बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। E बराबर एम सी स्क्वायर देख लीजिए इसको ध्यान से। इसको आप याद करके रखिए। यही पूछा जाता है कि कार्य ऊर्जा और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो यही संबंध होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग राशियां नहीं हैं, बल्कि एक ही राशि के 2 गुण हैं। यह आपको एक फैक्ट है, याद रखना है। उसके आगे देखिए, लगभग 10 के पावर 11 तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। अब मैं आपको इसमें इससे अच्छा और कुछ नहीं बता सकता। सब कुछ आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो बताना क्या है, लगभग आपको सब याद ही करना है। जहाँ समझने वाला रहेगा वहाँ समझा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रमुख व्यक्ति और उनके आविष्कार। तो यह तो आपको याद ही करना है। इसमें कुछ हो नहीं है कि कोई ट्रिक बना के हम लोग करेंगे, कोई ट्रिक नहीं है। चुपचाप इसको याद कर लेना है। गैलीलियो ने किसकी खोज की थी, दूरबीन की। ठीक है, ये इतना पूरा जो पोर्शन है, पूरा पोर्शन आपको याद करके रखना है, इतना सारा। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। मिल्केन ने आवेश का क्वांटीकरण, यह वाला बहुत ज़रूरी है। मिल्केन का जो आवेश का क्वांटीकरण है यह बहुत ज़रूरी है। युकावा ने किसकी खोज की थी, नाभिकीय बलों की उत्पत्ति की। श्रोडिंगर ने तरंग यांत्रिकी की। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। हेस ने अंतरिक्ष किरणों की, हेस वाला भी इंपॉर्टेंट है। यमन शाह ने उष्मा का आयनीकरण और ट्रांजिस्टर की खोज सोकेल और बेरिन ने की थी। इतना अगर आप कर ले जा रहे हैं तो विश्वास मानिए, एक भी प्रश्न मात्रक और मापन से बाहर नहीं जाने हैं। सारे बड़े बड़े चैनल फेल हो जाएंगे इसके आगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रकृति के मूल बल। प्रकृति में कितने मूल बल होते हैं, तो याद रखिएगा प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। ठीक बात है। चारों का नाम देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इन 4 मूल बलों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। यह बल अनंत तक कार्य करता है और ब्रह्मांड में किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच में लगता है। अनंत तक कार्य करता है यह बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और दुनिया की कोई भी वस्तु हो, दुनिया की नहीं पूरे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, सबके बीच में यह कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला आप देख लीजिए, याद करना है। यह बराबर G m1m2/r²। आपको यह नहीं समझना है ज़्यादा कि क्या है क्या नहीं है, बस फार्मूला रट लेना है। यह बराबर G m1m2/r²। तो यहाँ से अगर आपके पास दिमाग होगा थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि ये आया कैसे है। पहले एफ जो होगा समानुपाती होगा m1 m2 के, फिर यही एफ व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पे जी नियतांक बन के आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। और इसके बारे में जानना है थोड़ा सा। कैपिटल जी का जो मान है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, और कितना होता है इसका मान, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल होता है। यह वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल आकर्षण बल होता है। यह तीनों बात ध्यान से देख लीजिए आप लोग। सभी ग्रह, उपग्रह तथा तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय बल की बात करते हैं। यह आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। इसकी खोज किसने की थी, कूलाम्ब ने की थी। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय बल की खोज कूलाम्ब ने की थी।
और अगर आप 12 में फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आप कूलाम का नियम पढ़े होंगे, वही कूलाम का नियम विद्युत चुम्बकीय बल के रूप में आता है। देखिए F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर सेम गुरुत्वाकर्षण बल की तरह है। जहाँ M1 M2 रहता है वहाँ Q1 Q2 आ जाता है। यहाँ पे G की जगह K आता है और K का एक लंबा चौड़ा मान होता है 1/4πε0, जो ऐसे बना है इस तरह से, ऐसे इसे हम एप्साइलन 0 बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एप्साइलन। ठीक है, एप्साइलन 0 बोलेंगे इसे, या एप्साइलन नॉट बोल सकते हैं। तो देखिए पहले जो नियतांक के है 1/4πε0, इसका टोटल वैल्यू इतना होता है 8.85 × 10⁻12। 1 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया है, रुक जाइए 1 मिनट, ये मिस्टेक हो गया है। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है और एप्साइलन 0 का मान सिंगल इतना होता है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए मुझसे गलती से लिखा गया है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है, जबकि केवल एप्साइलन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक बात है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा उसको, गलती से लिखा गया है। इस बल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह बल गुरुत्वीय बल से लगभग 10⁻36 गुना अधिक प्रबल होता है। यह भी बात याद रखना है, यह बल गुरुत्वीय बल से लगभग 10⁻36 गुना अधिक प्रबल होता है। ठीक बात है। अब आ जाइए दुर्बल नाभिकीय बल पे। यह बल न्यूक्लियानों के बीच, अर्थात न्यूक्लियान किसे कहते हैं भाई? जो प्रोटॉन, जो कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक में जो रहते हैं ना, उन्हीं को न्यूक्लियान बोलते हैं। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? दुर्बल नाभिकीय बल बोलेंगे। अब यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। यह रेडियो एक्टिव क्षय के समय दिखाई देता है। जब किसी पदार्थ का रेडियो एक्टिव क्षय होता है ना, तब यह दिखाई देता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल, जबकि वैद्युत चुम्बकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल से कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल वैसे ही सबसे कमजोर बल है, तो उससे प्रबल तो होगा ही, जाहिर सी बात है। प्रबल नाभिकीय बल की बात करेंगे। नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। ऐसे नाभिक होता है ना, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनको आपस में कौन बांध के रखा है? प्रबल नाभिकीय बल ही बांध के रखता है। यह भी आकर्षण बल होता है, यह बहुत कम दूरी में काम करता है, अभी उसका देखेंगे हम लोग। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना और वैद्युत चुम्बकीय बल से 100 गुना प्रबल होता है। दोनों बातें याद रखनी है। गुरुत्वाकर्षण बल से कितना? 10⁻38 गुना, और वैद्युत चुम्बकीय बल से कितना? 100 गुना, यानी 10⁻2 गुना अधिक प्रबल होता है। यह बात भी दिमाग में रखनी है। चलिए परास देख लिया जाए जल्दी से। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत तक कार्य करता है और इससे निकलने वाला कण कौन सा होता है? ग्रेविटान होता है। दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻16 मीटर तक कार्य करता है, इससे निकलने वाला कण बेसान होता है। विद्युत चुम्बकीय बल भी अनंत तक काम करता है, इससे निकलने वाला कण फोटॉन होता है। और प्रबल नाभिकीय बल 10⁻15 मीटर तक, यानी केवल नाभिक में ही काम करता है, और इससे निकलने वाला कण मेसान होता है। यह सारी बातें आपको याद रखनी है कि गुरुत्वीय बल से कौन सा कण निकलता है, प्रबल नाभिकीय बल से कौन सा कण निकलता है, यही सब। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है यह, 1 मिनट, हाँ, प्रबल नाभिकीय बल क्षीण नाभिकीय बल से 10⁻13 गुना प्रबल होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं, अब मात्रक और मापन पे आते हैं। मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं भाई? मात्रक की मेनली तो 3 पद्धतियां होती हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 4 के बारे में। मेनली तो 3 ही होती हैं, ठीक है। MKS, CGS, FPS। MKS पद्धति को मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति बोलते हैं। यह कहीं से आया नहीं है। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। यानी जब किसी चीज़ को हम मीटर, किलोग्राम या सेकंड में नापेंगे तो समझिए उसे MKS पद्धति बोलेंगे। और एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं, जहाँ पे किलोग्राम रहेगा, अगर उसके साथ दूरी का मात्रक लगाना है तो हमेशा मीटर ही लगाएंगे, कभी सेमी नहीं लगाएंगे, ये भी बात होती है। ऐसे CGS पद्धति का मतलब सेमी ग्राम सेकंड, और ये फ्रांस की पद्धति मानी जाती है। CGS पद्धति फ्रांस की पद्धति मानी जाती है, और FPS पद्धति ब्रिटिश पद्धति मानी जाती है। यानी ब्रिटेन में FPS पद्धति चलती है और यहाँ पे फ्रांस में CGS पद्धति चलती है। SI पद्धति क्या है भाई? इंटरनेशनल सिस्टम। SI पद्धति के बारे में थोड़ा सा जानना है। जो देखिए, जब सामान को यहाँ से विदेशों में ले जाना होता था तो बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे यहाँ पे किलोग्राम चलता था, अब इंग्लैंड वाले किलोग्राम समझते ही नहीं थे क्या होता है, वो लोग पाउंड समझते थे। तो इन्हीं सबको मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया? एक SI पद्धति बनाई गई। इंटरनेशनल सिस्टम में एक पद्धति बनाई गई जो हर जगह काम करेगी। जैसे यहाँ पे कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इंग्लैंड में भी कार्य का मात्रक जूल होगा। ब्रिटेन, वहाँ फ्रांस में भी कार्य का मात्रक जूल होगा। काम को अगर बताना होगा तो जूल में बताया जाएगा कि इतना जूल काम हुआ।
तो जो मात्रक हर जगह सेम रहते हैं वही एसआई मात्रक कहलाते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम वाले मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और सारे मूल राशियों का मात्रक याद रखना है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। देखिए ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला, लेकिन ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण। चलिए लंबाई के छोटे मात्रकों की बात कर लेते हैं। तो लंबाई के छोटे मात्रक देख सकते हैं, सेमी हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्राम हो गया, एक्सरे हो गया, नैनोमीटर हो गया, पिकोमीटर हो गया और फर्मीमीटर हो गया। देखिए आप लोग एक्सरे के बारे में नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए एक एक्सरे में कितना मीटर होता है। तो एक एक्सरे में 10⁻⁻13 मीटर। और बाकी तो आप लोग लगभग जानते ही होंगे सारे। फर्मीमीटर अगर नहीं जानते होंगे तो इसको भी देख लीजिएगा, एक फर्मीमीटर में कितना, लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यह हो गया। आगे बढ़ते हैं, लंबाई के बड़े मात्रक की बात करेंगे। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी होती है उसे ही हम खगोलीय मात्रक बोलते हैं। और पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और शॉर्ट में अगर आप मीटर में देखेंगे तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी सूर्य का प्रकाश एक साल में कितने दूर जा रहा है उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलेंगे। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह एक साल में लगभग इतनी दूरी तय करता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 को हम 10 मान सकते हैं, तो जब 10 मानेंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा? लगभग 10⁻16 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक किसे माना जाता है? पार्सेक को माना जाता है। पार्सेक दूरी का बड़ा मात्रक होता है। और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। संबंध भी याद रखना है। अन्य मात्रक देख लेते हैं हम दूरी के अन्य मात्रक आप देखिए, फुट होता है। 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये सब याद रखना है, सब इसमें कुछ समझना है ही नहीं, सब आपको बस रटना है। बैरल, तेल का कंटेनर इसमें नापा जाता है। तेल जो भर के आता है ना उसको बैरल में नापा जाता है। और एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है एक बैरल में, देख लीजिए एक बैरल में 159 लीटर। और मोल क्या होता है? मोल से कणों की संख्या नापी जाती है। किसी भी पदार्थ में कितने कण हैं? तो एक मोल में 6.02213 × 10⁻23 कण होते हैं। डाप्सन में क्या नापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। और ओजोन परत की मोटाई फिलहाल कितनी है? 300 डाप्सन है अपने वायुमंडल की। और 100 डाप्सन जो होता है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। 100 डाप्सन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। और अपने ओजोन परत की ऊंचाई 300 डाप्सन है, यानी ओजोन परत की ऊंचाई मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी? 3 डाप्सन हो जाएगी, ठीक बात है। क्यूसेक से क्या नापा जाता है? द्रवों का प्रवाह नापा जाता है। बार से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। एक बार में 10⁻5 पास्कल होता है। मैक से क्या नापा जाता है? अति तीव्र चाल को नापा जाता है। अगर ध्वनि की चाल 1 मैक से ज़्यादा है तो उसे सुपरसोनिक, और 5 मैक से ज़्यादा है तो उसे हाइपरसोनिक बोलेंगे, ठीक है। लड़ाकू विमानों की गति भी मैक में ही नापी जाती है। चलिए आगे बढ़े। सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है। साउंड एंड नेविटेशन रेंजिंग बोला जाता है, रेंजिंग बोला जाता है। साउंड एंड नेविटेशन रेंजिंग, इसका प्रयोग समुद्र के भीतर किसी वस्तु को पता लगाने में होता है। समुद्र के भीतर अगर कोई वस्तु छिप गई है तो उसका पता लगाया जाता है, किससे? सोनार से। इससे पराशर पे तरंगे निकलती हैं ना, वही पता करके आती हैं सब। नॉट में क्या नापा जाता है? नॉट से समुद्री जहाज़ की गति नापी जाती है। और एक नॉट में 1.8 किमी/आवर होता है। ये सब कुछ और मात्रक हैं, देख लीजिए। एक औंस में 28.35 ग्राम, एक मीट्रिक टन में 1000 केजी, और एक मील में 1.6 किमी। तो ठीक है, सब लोग दौड़ की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि 1.6 जो किलोमीटर होता है उसी को 1 मील बोला जाता है। एसआई पद्धति को मान्यता कब दी गई थी? 1960 में। देख लीजिए कितना अच्छा फैक्ट है, किसी को पता नहीं रहता है। एसआई पद्धति को मान्यता कब दी गई थी? 1960 में। आगे बढ़ते हैं, अब प्रमुख मापक यंत्रों की बात कर लेते हैं। आपको केवल इतने ही मापक यंत्र याद करने हैं, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, केवल इतने ही याद करने हैं। देख लीजिए ध्यान से, लाइन से सब स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लीजिए, ठीक है। अब क्या मैं बताऊं, देख लीजिए ध्यान से, बस यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट है। पायरोहेलियोमीटर से क्या नापा जाता है? सूर्य का विकिरण। और स्पेक्ट्रोहेलियोमीटर से सूर्य की फोटोग्राफी की जाती है। बाकी सब भी देख लीजिएगा आप, सब लाइन से, एक मिनट सॉरी, सब लाइन से दिया गया है इसमें। तो इसमें 4-5 ही इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि आप लोग याद सब कर लीजिएगा, एग्जाम में कब कहाँ से क्या पूछ दे किसी को कुछ नहीं पता रहता है। चलिए आ जाइए अब आगे।
1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं। अगर आपको इस तरह से बदलने के लिए दे देता हो आप लोग क्या करेंगे, तो 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए कि इतने में कितना होता है, तो एक फार्मूला छोटा सा आपको याद रखना है। फार्मूला देख लीजिए, मैंने लिखा है, जिसको बदलना है बट जिसमें बदलना है, जिसको बदलना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें बदलना है उसको नीचे रखेंगे। यानी 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, तो किसको बदलना है, नैनोमीटर को बदलना है तो नैनोमीटर ऊपर रखेंगे, किस में बदलना है, एंगस्ट्राम में बदलना है तो एंगस्ट्राम को हम नीचे रखेंगे। अब 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁹ तो उसको ऊपर लिख देंगे। 1 एंगस्ट्राम में कितना मीटर, तो 10⁻⁻10। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा उतना मीटर आंसर हो जाएगा। बस हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सारा कर लेंगे। एक घन का आयतन और वक्रपृष्ठ समान है, इसका आयतन कितना होगा। देखिए भाई, घन का आयतन a³ होता है और वक्रपृष्ठ 6a² होता है, दोनों बराबर हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो a² से इधर का a² कटेगा, a बराबर 6 आ जाएगा। और घन का आयतन पूछा है तो a जो होती है भुजा होती है, भुजा का क्यूब ही आयतन होता है, तो 216 इकाई आ जाएगी। ठीक है, अब यह सब देखिए भाई, ये सब क्या है, इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी कण का वेग v बराबर a + b + ct² हो, यदि वेग मीटर पर सेकंड में हो तो a का मात्रक। अच्छा, एक ऐसा सवाल है, देखिए भाई, a का मात्रक पूछा है। a b c की विमा सेम होगी क्योंकि v के बराबर है। अच्छा देखिए, जब मात्रक निकालना होगा तो कभी भी हम क्या करेंगे, जब कोई भी इक्वेशन ऐसे दिया रहे तो हम मात्रक निकालनी हो चाहे बीमा निकालनी हो, उसको आपस में एक दूसरे के बराबर करते हैं। जैसे v बराबर a + bt + ct² है, तो यहाँ पे v बराबर a हम मानेंगे और v बराबर इसी तरह bt मानेंगे और सेम यही v बराबर ct² मानेंगे। यहाँ से सॉल्व करके हम सारा वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस तरह सॉल्व किया जाता है। तो अब देख लेंगे, a की बीमा पूछेगा, a का मात्रक पूछेगा तो v के मात्रक के बराबर होगा क्योंकि a बराबर v है या v बराबर a है, तो जो v का मात्रक वही a का मात्रक। तो सवाल में दिया है कि v क्या है, वेग है, तो v वेग है तो a भी वेग ही होगा, यानी उसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। ठीक बात है, समझ गए होंगे आप लोग। वैसे ही अगर मैं आपको बताता हूँ b का मात्रक पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, v बराबर bt करते हैं, v का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, बराबर b का मात्रक निकालना है, t का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड को हम नीचे लेके आते हैं तो b का मात्रक आ जाता मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाता, इस तरह से। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसको समझिए एक बार और। अब चलिए बीमा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में लगभग 1 नंबर फिक्स होता है इसका आना। अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया था बीमा के बारे में। किसका, प्रतिरोधकता का बीमा निकालने के लिए आया था। तो बीमा निकालना सीखा जाता है, याद नहीं किया जाता है। बीमा कितना याद करेंगे, फिजिक्स में इतने सारे फार्मूले हैं, कहाँ किसका किसका बीमा आप याद कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करना है। लंबाई की बीमा याद कर लेनी है, यल। लंबाई कहीं भी आए समझ जाएंगे, वहाँ पे यल लिखना है। अब लंबाई नहीं आएगी, ऐसे मीटर आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस टाइप के कुछ भी है, मतलब जिसमें लगे आपको कि लंबाई नापनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर यह सब भी दे देगा तो उसकी बीमा यल ही होगी। द्रव्यमान की बीमा एम होगी। ठीक है, अब वह केजी में रहे चाहे ग्राम में रहे चाहे किसी में रहे, कहीं भी अगर ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो उसकी बीमा एम। समय की बीमा टी होगी, एम्पियर धारा की बीमा आई होगी और ताप की बीमा यानी केल्विन की बीमा के होगी। यानी इतना आपको याद रखना है, इतना देख लीजिए, यह सब याद रखना है। अब देखिए बीमा कैसे निकला है, बहुत ही आसान है निकालना। फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, बीमा निकल जाएगा। वेग की बीमा क्या, वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन का मतलब दूरी ही तो होता है, एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना यानी दूरी ही तो है। तो विस्थापन की बीमा हम लोग क्या यूज करेंगे, यल, और नीचे समय, समय की बीमा टी यूज करेंगे। टी को ऊपर ले जाएंगे तो उस पर -1 आ जाएगा, तो यल टिप -1 इसका आंसर हो गया, देख लीजिए। और आगे हम एक आध दो देख लेते हैं। चलिए स्थितिज ऊर्जा का देख लिया जाए। फार्मूला होता है mgh। mgh होता है ना, तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यम क्या है, वजन है, वजन की बीमा यम होती है, यानी द्रव्यमान की बीमा यम होती है, देख लीजिए यहाँ से। और उसके बाद जी की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं, यल टिप -2 होती है, वही रखा गया ना यल टिप -2। और लास्ट है एच, तो एच की बीमा, एच मतलब ऊंचाई, यानी इसकी बीमा यल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ml² टिप -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जिसको साइंस तैयार है अच्छे से, वो लोग बस प्रैक्टिस के लिए इसको करेंगे, और जिसका नहीं तैयार है वो लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इन्हीं को बस याद करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तेज़ बोल रहा हूँ, कम समय में वीडियो को समाप्त करना है, एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, इसीलिए आप लोग मैनेज करिएगा किस तरह। और जिसको PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है, मैं भी मैसेज को पिन कर देता हूँ कमेंट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं, लेकिन देखिए मैं जब इसमें डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में अपना PDF डालता हूँ ना, तो जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। एक्सेस करने के लिए बोलता है, क्या कहता है हमको कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, बहुत सारे ऐसे बीमा मैंने दिया है जिसको प्रैक्टिस करनी होगी। ये बीमा की प्रैक्टिस कर सकता है, फार्मूला भी याद हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप लोग समझ भी जाएंगे, जब करेंगे ना 3-4 बार इसको तो समझ जाएंगे कैसे क्या हो रहा है। तो हमको लगता है बस यही लास्ट टॉपिक था, बीमा ही। यह बीमा बोल्ट्जमान नियतांक की में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांक नियतांक की भी, यानी मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं। और क्या देखिए, वान डेर वाल्स समीकरण आपको याद रखना है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। वान डेर वाल्स बल क्या होता है, पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में वी माइनस बी बराबर एन आर टी। सबके बारे में पता रहना चाहिए, पी क्या है, दाब है हमारा, वी क्या है, आयतन है, इस तरह से होता है। तो देखिए, अगर साथ कौन लोग हो सकते हैं, इसमें एक समझने वाली बात है। मान लीजिए वान डेर वाल बल में आपको ए की बीमा पूछ दिया, तो ए की बीमा कैसे निकालेंगे, जो जिसके साथ रहेगा उसको उसके बराबर करेंगे। यानी पी के साथ कौन है, ए बट्टा वी स्क्वायर है ना, तो पी की बीमा बराबर ए बट्टे वी स्क्वायर की बीमा, यही होगी। ऐसे ही अगर बी की बीमा निकालनी रहती तो क्या हो जाता, भी बराबर बी हम तब लोग करते हैं, क्या करेंगे तब भी बराबर बी करेंगे, क्योंकि बी भी के साथ है ना, इस तरह से काम करते हैं। तो बीमा निकालने का यह फंडा होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको अच्छे से देखिए 2-3 बार, और जो ना समझ में आए उसको आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं अभी नंबर पिन कर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात करना हो तो बात कर सकते हैं कि साइंस को कैसे अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सअप करके पूछिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।